किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये दो सज्जन तो आए हैं हापुड़ से और ये चार सज्जन आए हैं पंजाब पटियाला से। प्राकृतिक खेती जीवामृत के विषय में कुछ बात करने समझने। देश के किसान भाइयों, मैं आपसे रोज़ाना ये अपील करता हूँ कि अगर बच्चों का भविष्य बचाना हो तो आपको नेचुरल फार्मिंग की ओर लौटना पड़ेगा। पिछले 70 सालों से जो हम केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, तो खास करके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के जो रिच इलाके हैं खेती के मामले में, जिनका डंका पिटता है, तो दो प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी कि साहब एमपी के होशंगाबाद में खेती लोग बहुत अच्छी करते हैं, पंजाब में खेती लोग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अगला जो अच्छी खेती का जो दुष्परिणाम है उसको कोई नहीं बताता। तो दुष्परिणाम ये है कि आपके यहाँ कितना पेशेंट है कैंसर का। तो देखिए, आप दुनिया ने सुना है, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, हर छठा, पाँचवा, सातवां आदमी कैंसर का पेशेंट है पंजाब पे। हरियाणा में जाएंगे तो 9वां 10वां आदमी कैंसर का पेशेंट हो गया और पश्चिमी यूपी में भी 15वां आदमी कैंसर का पेशेंट है। यही हाल जहाँ जहाँ अच्छी खेती हो रही है, यही हाल है। कारण कि मैं अच्छी खेती का मतलब नहीं जानता। दोस्तों, खेती का मतलब भोजन है, जहर नहीं। आज हम खेती करते हैं कागज के नोट के लिए, बस यही मिस्टेक है। खेती की जानी चाहिए थी शुद्ध रोटी, शुद्ध पानी, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए। मैं अक्सर बोलता हूँ, खेती को हम खेत में करते हैं। गन्ना बोएं, आलू बोएं, कपास बोएं, सोयाबीन बोएं, जो कुछ भी बोएंगे आप खेत में बोएंगे तो धरती माता का समृद्धशाली होना बहुत ज़रूरी है। आज धरती बंजर हो गई है। जिस ज़मीन में जीवांश कार्बन 1% से ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ 0.3 बचा है। मतलब देखा जाए तो ज़मीन लगभग बंजर होने की कगार पर है। ये जीवामृत है, ये सारे सज्जन ये जीवामृत लेने आए हैं और हम जो जीवामृत लेने आता है उसको बता देता हूँ कि जीवामृत मत सीखिए। जीवामृत के पीछे का ऑब्जेक्ट है कि हमें अपनी धरती माता को अच्छा बनाना है। 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, जितनी भी ज़मीन हो, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। ऑब्जेक्ट ये है। अगर ज़मीन अच्छी है, ध्यान रखना, आज का कृषि तकनीकियाँ, आज वर्तमान में देश में जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, कोई भी धरती को समृद्ध बनाने के लिए, धरती को फर्टाइल बनाने के लिए कोई बात नहीं करता। कारण कि सारे लोग जानते हैं कि अगर किसान की ज़मीन अच्छी हो गई तो मेरे धंधे बंद हो जाएंगे। खाद बेचने वालों के, पेस्टिसाइड बेचने वालों के, ट्यूबवेल लगाने वालों के, रोटावेटर बेचने वालों के धंधे बंद हो जाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी कहते हैं उन्नत बीज, उन्नत खाद, संतुलित खाद, अच्छे पेस्टिसाइड। और मैं किसान से क्या कहता हूं कि इसी में आपकी कमर टूटी है। उर्वरक खरीद खरीद के परेशान हो गए, पेस्टिसाइड डाल डाल के परेशान हो गए, बोरिंग करा करा के थक गए, ज़मीन की उर्वरा शक्ति चली गई, ज़मीन के नीचे का पानी लुट गया, भोजन का स्वाद नहीं बचा, भोजन में पौष्टिकता नहीं बची, कैंसर के मरीज अलग से हो गए और आप कर्जदार भी हो गए। तो दुनिया को पालने वाला किसान अगर कर्ज में डूब गया तो उसको सोचना पड़ेगा। आप नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में कोई दूसरा तो सोच नहीं रहा। फिर आप लिख लीजिए, आप जो सोच रहे होंगे देश का सिस्टम आपके बारे में सोच रहा है, तो आप गलत फहमी में हैं। आप जब अपने बारे में नहीं सोच रहे तो कौन सोचेगा? और आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि मेरा खेत अच्छा हो, ठीक है ना? मेरा खेत अच्छा होगा, मेरा खेत फर्टाइल होगा तो हमारी लागत घटेगी, और जब लागत घटेगी तब आमदनी बढ़ेगी। अभी आमदनी बढ़ाने के चक्कर में आपने लागत बढ़ाते चले जा रहे हो।
तो आप बहुत गन्ना पैदा करते हो, बहुत गेहूं पैदा करते हो, देखने में वॉल्यूम लगता है कि बहुत पैदा हो गया, लेकिन जब लागत आती है और लागत और आमदनी के बीच का मुनाफा देखते हो वो बहुत कम हो गया। तो देश को तो बहुत कुछ मिल गया, सबको भोजन मिल गया, आड़तियों ने कमा लिया, उद्योगपतियों ने कमा लिया, वैल्यू एडिशन करने वालों ने कमा लिया, लेकिन किसान तो कर्ज में डूब गया। इसलिए मित्र किसान भाइयों, मैं अक्सर बोलता हूं जमीन की फर्टिलिटी को सुधारना है, और जमीन की फर्टिलिटी के दो मानक हैं। जमीन की उर्वरता, जब आप मिट्टी की जांच कराते हो तो लिख के आता है आपकी जमीन में जीवांश कार्बन 0.3% है, होना कितना चाहिए 1%। तो जीवांश शब्द बना है जीवों के मरने के बाद जीवांश होता है, और कार्बन कार्बनिक पदार्थ जब ब्लैक कलर का होता है तो कार्बन बनता है। तो अभी तो मैं कार्बनिक पदार्थ खेत में कुछ दे नहीं रहा हूं, फसल के अवशेष को आग लगा देता हूं, या अब इंडस्ट्रियां उसको खरीदने लगी तो बेच भी देता हूं, या खेत से निकाल करके ताल तलैया में फेंक देता हूं, तो कार्बन बचा नहीं। और जो खेत में लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु थे उनको पेस्टिसाइड डाल के मार देता। यानी दीमक मारने के लिए जब आपने कुछ भी डाला होगा, दीमक, निमेटोड्स, व्हाइट ग्रब मारने के लिए कुछ भी डाला, तो दीमक, व्हाइट ग्रब, निमेटोड्स नहीं मरा। जमीन के केचुए, जमीन का गुबरैला, जमीन में रहने वाले असंख्य प्रकार के सूक्ष्म जीव मर गए। इसलिए जमीन में अब जो कार्बन है भी 0.3, वो जीवांश में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो जो प्रश्न है जीवामृत का, जैसे आप सोशल मीडिया में नेचुरल फार्मिंग खोजेंगे तो जीवामृत, गौमूत्र, गोबर ऐसा कुछ दिखता है, वो झूठ है। जो जमीन में मेरे जीवाणु हुआ करते थे आज के 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले, जिनको पेस्टिसाइड डाल के हमने मारा, वो जीवाणु अब जंगल में बचे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जंगल की 10 किलो मिट्टी लाइए, जंगल की ह्यूमस युक्त नम मिट्टी, ह्यूमस हो और नमी हो। 10 किलो मिट्टी लाके एक 200 लीटर का ड्रम खाली लीजिए, उसमें 10 किलो मिट्टी डाल दीजिए और 200 लीटर पानी भर दीजिए और 28 किलो चीनी डाल दीजिए। ये जीवामृत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 30, 35, 40 दिन में बन करके रेडी हो जाएगा। अब जंगल नहीं जा सकते, जैसे इनके पास जंगल नहीं है तो ये यहाँ आए हैं, तो ये लोग हमसे 5-5 लीटर ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, 5 लीटर एक खाली ड्रम में डालेंगे, 200 लीटर पानी भरेंगे और 28 किलो चीनी डालेंगे। 30, 35, 40 दिनों में इस प्रकार का ये तरल बन जाएगा। जब ये बन जाएगा और आपके खेत में पलेवा करना है, धान लगाना है या कुछ भी लगाना है, तो जब खेत में पानी भरेंगे तो 20 लीटर की बाल्टी लेंगे और ये आधा लीटर 40 जगह, 1 एकड़ में 40 जगह फेंकाएंगे। पानी के साथ मूव करके बैक्टीरिया, इसमें जितने भी जीवाणु हैं जहाँ जाना होगा चले जाएंगे, अपना काम शुरू कर देंगे। अगर खेत में पानी नहीं भरना, नमी है, आपको फसल बोनी है, तो ये 20 लीटर 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे और बिखेरेंगे, जुताई कर देंगे और फसल बो देंगे। ये जीवामृत जब खेत में जाएगा तो आप ध्यान रखना, आपको धान, गन्ना, गेहूं, कपास, सोयाबीन जो हैवी क्रॉप हैं, जिनकी उपज ज़्यादा होती है, वनस्पति वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जैसे पहले करते थे करनी है। चूँकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का हिस्सा है या कार्बनिक पदार्थ का हिस्सा है, जबकि फास्फेट, पोटास, जिंक, सल्फर ये सब ज़मीन में पेरेंटली है, ये पेरेंट मटेरियल हैं ज़मीन के। तो वहाँ जो अनसोल्युबल फॉर्म में फास्फेट, पोटास जो कुछ पड़ा उसको ये जीवाणु सोल्युबल बनाएंगे और फसलों को मिल जाएगा। इसलिए फास्फेट, पोटास, जिंक, सल्फर इनको भूल जाना ज़िंदगी भर के लिए, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना और फसलों का अवशेष फिर आगे कभी न जलाना, न फेंकना, न बेचना, खेत में ही पलटना, कोई किंतु परंतु मत करना।
जैसे आप कह रहे थे धान काटा फिर गेहूं बोना जी, वो कैसे खेत तैयार होगा जी, ये तुम जानो जी। जलाना नहीं है और बीडीसाइड डाल करके खरपतवारों को मारना नहीं है। बस 3-4 साल ऐसे बीतेंगे तो आपके खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी और यूरिया की भी छुट्टी। तो नंबर 1 तो इससे केमिकल फर्टिलाइजर करीब करीब 90% बच जाएंगे। दूसरा, किसी भी फसल में जो बीमारी है 80% बीमारियां जमीन से जन्म लेती हैं, यानी बीमारी का पैथोजन हमारी जमीन में होता है। जब ये जीवाणु 1 महीना 15 दिन पहले अगर आपने डाल दिए फसल की बुआई के, तो 15 दिन 1 महीना पहले जब डालोगे तो ये जीवाणु इतने ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे वहाँ पर कि जितने भी निगेटिव पैथोजन थे बीमारी फैलाने वाले, ये उनको वहीं ख़त्म कर देंगे। तो आपके खेत में बीमारी नहीं आएगी, तो फंजीसाइड डालने की ज़रूरत। दूसरा, कीड़ा वहीं ज़्यादा लगता है जहाँ नाइट्रोजन की अधिकता होती है। उन्हीं फसलों में कीड़ा ज़्यादा लगता है जहाँ नाइट्रोजन हम ज़्यादा डाल देते। तो नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं डालनी, 16 पोषक तत्वों के बीच का जब संतुलन होगा तो कीड़े को वो फसल अच्छी नहीं लगती। तो 50% भी कीड़ा तो वहीं से ख़त्म हो जाता है। 50% कीड़ा तब ख़त्म होता है जब मेरे खेत के आसपास जंगल हो जाता है और चिड़ियाँ आ जाती हैं। पहले खरपतवार हम लोग खेत में जाके उखाड़ के लाते थे, पशुओं को खिलाते थे। अब चूंकि पशुपालन कम हो गया, आलस हो गया, काम करने की आदत ख़त्म हो गई, इसलिए मैं बीडीसाइड डाल के मारता हूँ। तो नेचुरल फार्मिंग में क्या कहता हूँ, नेचुरल फार्मिंग का मतलब है नेचर को ठीक करना। अब यूरिया डीएपी डाल करके ज़मीन ठीक नहीं हो सकती, पेस्टिसाइड डाल करके ज़मीन में सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा। इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो चिड़ियाँ मर जाती हैं, तितलियाँ मर जाती हैं, मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। प्रकृति जिंदा रहेगी, धरती जिंदा रहेगी, क्लाइमेट जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा रहूँगा। जैसे अभी 2 समस्याएं, आज के 5 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का हल्ला मचा, फिर उसके बाद नाम बदल दिया, जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन। ये इतने गंदे लोग हैं कि चीज़ों को सही से नहीं समझते। जलवायु परिवर्तन, जब जलाशय नहीं बचा, जंगल नहीं बचा, जंगल का मतलब वायु, जल जलाशय का मतलब जल, जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बची नहीं कार्बन कम होने के कारण, गांव के जलाशयों में कब्जे हो गए, पट्टे हो गए, घर बन गए, जंगल कट गए और पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, तो इंसान रो रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसकी क्रांति, इसकी अलग आप लोग जगाइए, अपने अपने क्षेत्र में लोगों को समझाइए कि भाई क्या कर रहे हो। अभी तक रासायनिक मैकेनाइज फार्मिंग से, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से अपना करके अगर आपका भला हुआ हो तो बता दो, अगर भला हुआ हो, धनाढ्य बने हो तो करते रहो। ना तो आप धनाढ्य हुए बल्कि कर्जदार हो गए, स्वास्थ्य आपका दांव पर लग गया, जमीन आपकी बंजर हो गई, जमीन के नीचे का पानी खत्म होने को है, तो आखिर ये कब तक चलेगा। तो देश के किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आपको नेचुरल फार्मिंग जल्दी से जल्दी प्रारंभ करनी पड़ेगी। और विनोद कुमार सचान वादा करते हैं नेचुरल फार्मिंग को सही समझ के साथ किया जाएगा। तो जो बदमाश लोग कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग से उत्पादन गिरता है, जो व्यक्ति भी अगर नेता हो, अगर कोई वैज्ञानिक हो और जो ये कहता है कि प्राकृतिक खेती करने से पैदावार गिरती, तो मैं कहता हूं वो या तो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कंपनी का दलाल है, या फिर वो उसको अकल नहीं है। 2 ही चीजें हैं। जो ये कहता है प्राकृतिक खेती करने के बाद पैदावार गिरती है, तो मैं स्पष्ट कह दूंगा या तो वो केमिकल इंडस्ट्री का दलाल है या उसको प्रकृति की व्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं है। अब वो समझ ले कैसा है, दलाल है या ज्ञानी है। क्योंकि सुनना, खेती हमेशा प्रकृति करती है, हम किसान हैं, हम मैनेजर हैं।
हम जमीन को जोत करके बीज बोते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हम मैनेजर हैं, खेती प्रबंधन है, हम जमीन को जोतेंगे, बीज बोएंगे। बीज का जमना ना जमना प्रकृति पर निर्भर है, फसल का बढ़ना ना बढ़ना प्रकृति पर निर्भर है, फूलों का आना ना आना, फलों फलियों का लगना ना लगना, मैच्योरिटी होना, ये सब प्रकृति पर निर्भर। तो मैंने मैनेजमेंट में क्या किया कि ज़मीन में ताकत कम थी, मैंने गन्ना बो दिया। ज़मीन की सामर्थ्य गन्ना को पालने की थी नहीं, ज़मीन की सामर्थ्य उर्द को पैदा करने की थी, मैंने गन्ना बो दिया। तो गन्ने 5 लीटर ले गए, उनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, उन्होंने 50 लीटर बनाया, तो 10 ही दिन में बन के रेडी। अब हमने क्या बोला कि बनने के बाद अगर 10 दिन में बन गया तो 10 दिन तक और समझो उसकी लाइफ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना? जितने दिन में बनेगा उतने दिन में आप यूज कर लें उसको, और नहीं यूज कर सकते तो एक छायादार पेड़ ऐसा खोजें, उसके चारों तरफ फावड़े से 6 इंच की ऐसे से गोल गोल मिट्टी निकालें 3 फुट चौड़ाई में, उसमें आप गोबर की खाद डाल दें। आ जाए जी, आ जाए। उसमें आप गोबर की खाद डाल देंगे और 2-4 10 लीटर ये जीवामृत छिड़क देंगे और उसके ऊपर घास फूस की मल्चिंग कर देंगे खूब मोटी। उस गोबर में 20% नमी हमेशा बनी रहे, इसका ध्यान रखेंगे। वहां पर जीवाणु हमेशा जिंदा रहेंगे, नमी बनी रहे, कार्बन वहां ही है। इन जीवाणुओं का जो मेन भोजन क्या है, वो कार्बन है। यहाँ तो पाल रहा हूँ, इनकी संख्या को बढ़ा रहा हूँ, इसलिए पानी में चीनी गुड़ डाल डाल के बढ़ा रहा हूँ, ये नेचुरली नहीं है। समझना बात? ये जो मैं कर रहा हूँ ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस तो ये था कि किसी महुआ का, पीपल का, बरगद का, पाकड़ का खूब विशाल वृक्ष होता, उसके नीचे एक ट्रेंच बनाते, वहाँ गोबर डालते और वहाँ ये जीवाणु जो जंगल से लाए थे वहाँ मिट्टी डाल देते और उसमें नमी बनाए रखते। अब जैसे अभी मैंने कहा 20 लीटर ये डालना है, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिला के, ठीक। अगर आपके पेड़ के आसपास एक रिंग बना दिया और 10 कुंटल गोबर वहाँ डाल दिया 6 इंच की लेयर में, डंप ना 2 फुट लगाएंगे तो नहीं है, गोबर की हाइट 6 इंच से ज़्यादा ना हो, 2 फुट का हो जाएगा तो बीच में हीट पैदा हो जाएगी, मर जाएगा। तो 6 इंच की लेयर में गोबर फैला हुआ है, 10 कुंटल गोबर है, हमको आज 1 एकड़ में धान लगाना, 1 एकड़ में चना बोना है, तो 1 कुंटल यहीं से मटेरियल निकालिए और खेत में बिखेरिए और जुताई कर दीजिए। हमें ड्रम की भी जरूरत नहीं। जो पेड़ के आसपास लगाना सर, वो पेड़ के पास जगह तो छोड़नी होगी, कब पास में भी लगाना? आप सुनते ही तो नहीं हो। ये मैंने बोला था पेड़ की पिंडी से 1 फुट छोड़ के, अच्छा, बस इतनी छोड़नी जगह। ठीक, भी ज्यादा दूर नहीं ले जाना। दूर ले जाओगे तो फिर दूर चले जाओगे, धूप आएगी। और मल्चिंग क्यों की मैंने कि फिर भी धूप आएगी, सूरज जब इधर होगा तो आएगी, इधर आएगा, आएगी आएगी, इसलिए मल्चिंग किया कि मल्च उसको छाया बनाए रखे। और जहाँ पेड़ ना हो, जैसे ये पेड़ है और मैंने एक छप्पर डाल दिया है, तो इसके नीचे गोल गोल है नहीं, पूरे में गोबर डाल दो, पूरे में जीवाणु डाल दो, बस गोबर की 6 इंच की मोटाई रहे, बस। इसमें कितने प्रकार के बैक्टीरिया, अब जैसे कुछ सज्जन अभी जाएंगे, बहुत सारे जाते हैं, फिर कहते हैं सचान साहब, हमने कहा हाँ जी सचान साहब, आपका जो जीवामृत था उसमें मैंने चंद्रा साहब का वो भी डाल दिया है। हमने कहा क्यों? बोले उसमें ट्राइकोडर्मा है। हमने कहा भाई मेरे, इसमें ट्राइकोडर्मा, विवेरिया, एजेट्रोबैक्टर, माइकोराइजा, सूडोमोनास, दुनिया में जितने वैज्ञानिक 17-18 जानते हैं वो सब हैं, और 17-18 हज़ार प्रकार के और भी हैं जिनको कोई नहीं जानता। तो अलग से इसमें ट्राइकोडर्मा क्यों डालना है? इसमें है, सूडोमोनास है, माइकोराइजा है, इसमें सब कुछ है। तो मैं क्या बोला
कि आपको बाजार 1 रुपया लेके जाना ना पड़े। समझना भाई क्या हुआ, किसान को 1 रुपए का भी कृषि निवेश खरीदने के लिए बाजार ना जाना पड़े। ध्यान रखना। तो किसान को सुनिश्चित करना कि मैं 1 रुपए भी बाजार लेके नहीं जाऊंगा। अभी जैसे मैंने बोला यूरिया खरीदना, तो तुम अभी कहोगे साहब आप तो कह रहे थे रुपया लेके जाना नहीं, और आप ही भेज रहे हो यूरिया ले आओ। मैंने बोला 3 साल तक ऐसा करो, यूरिया के अलावा कुछ मत लाना। पैसे ज़्यादा हों तो गोबर की खाद खरीदना, कचड़ा खरीदना, पेस्टिसाइड मत खरीदना, फर्टिलाइजर मत खरीदना। जिस दिन किसान ने तय कर लिया कि अब हमको खेती करने के लिए 1 रुपया भी बाजार नहीं ले जाएंगे, अब मैंने मान लो तय कर लिया मुझे नहीं ले जाना पैसा, तो फिर कब तय कर पाओगे? जब आप अपनी ताकत जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने पर लगाओगे। क्योंकि मैंने फिर बोला धरती माँ जब संपन्न होगी तब ऐसा संभव हो पाएगा। धरती माता का जीवांश कार्बन जो 0.3 है, जब 0.5 होगा तो कुछ संभावना बढ़ेगी, 0.7 होगा फिर और अच्छी संभावना पैदा होगी। और जिस दिन 1% से ज़्यादा ह्यूमस हो गया ज़मीन में, आपके गेहूं में जो 5 पानी लगते हैं 2 पानी में गेहूं होगा, और जिन फसलों को 2 पानी की ज़रूरत पड़ती है उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आज के ठीक 60 साल पहले, देश याद करे, ठीक 60 साल पहले पूरे देश में रबी की फसल होती थी, लेकिन ना कहीं पलेवा होती थी ना कहीं सिंचाई होती थी। क्यों? सन 50-60 के दशक में हमारे देश की जमीनों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6 थी। कितनी? 0.6। और जब 17वीं शताब्दी में हम सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, तब देश की जमीनों में जीवांश कार्बन की मात्रा 1% थी। तो यानी इतिहास गवाह है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कब? जब वो स्वस्थ होगी, जब खुश होगी, जब प्रसन्न होगी। और आज क्या है? मेरे देश की धरती जहर उगले। क्यों? सही बात। वो स्वस्थ नहीं है। तो धरती को स्वस्थ बनाना है, धरती माता को स्वस्थ बनाना है। और धरती माता को स्वस्थ बनाने के लिए मैं 3 सूत्र बताता हूँ। पहला सूत्र, अभी जुलाई आएगी, ब्रह्मा जी के कमंडल से बारिश होगी, जिसको कहते हैं शिव जी का जलाभिषेक। कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं अपने कमंडल से धरती का जलाभिषेक। और जिस समय धरती का जलाभिषेक शिव करते हैं, उस समय हिंदुस्तान की जनता कांवड़ लेके, जिस समय उनको शिव ब्रह्मा जी के द्वारा जो शिव जी का जलाभिषेक हो रहा है, वो जो जमीन में पानी गिर रहा है मेड़ बना के, उसको रोकने का मतलब है यथार्थ में शिव जी का जलाभिषेक हुआ। बरसात का पानी बह करके खेतों से निकल गया और तुम एक गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हो। तो पहला सूत्र है वर्षा का पानी खेत में रोकना चाहिए। दूसरा, खेत की मेड़ों पर पेड़ होने ही चाहिए। यहां पर क्या कहता किसान साहब, छाया मारता है उसके नीचे फसल नहीं होती। पेड़ का मतलब माता पार्वती है, और माता पार्वती शिव जी को छाया नहीं मारती। पेड़ होंगे, जैसे अभी जो जीवाणु मरेंगे, खेत नंगा है और आप पेस्टिसाइड नहीं डालते हो और रबी की फसल काट ली तो जीवाणु मर जाएंगे। और पेड़ होंगे तो पेड़ों के नीचे जिंदा रहेंगे, बारिश होगी, खेत ठंडा होगा, फिर पूरे खेत में फैल जाएंगे। तो आपको ये रोजाना जीवामृत डालने का भी झंझट नहीं है। तो खेत की मेड़ बनाना, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना, और फसल जो पैदा होती है उसका एक हिस्सा खेत को खिलाना चाहिए, वो है फसल अवशेष। पशु हैं तो वो अवशेष पशु खा ले, गोबर वापस कर दो। और पशु नहीं है तो एज इट इज फसल अवशेष वहीं वापस कर दो। उसको जलाना, बेचना,
फेंकना नहीं है, बस आप खेती में जीत जाएंगे। अब जैसे देश का किसान कहे मेड़ नहीं बनाऊंगा, पेड़ नहीं लगाऊंगा, फसल उसे जलाना तो मेरी मजबूरी है, तो फिर सुन लो, फिर आपका और आपके बच्चों का मरना भी जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षता, ये धरती ही धर्म है। धर्म क्या है? धरती ही धर्म है। धरती मेरी आध्यात्मिक माँ है। ये जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, ये स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, ये धनाढ्य होगी तो हम धनाढ्य बनेंगे। इसको बंजर बनाने के बाद आप धनाढ्य बनने का, स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का सपना अगर संजोए हैं तो महामूर्खता। किसी ने कहा है तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार, और किसी ने क्या कहा है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और क्या दूं? इसी देश की धरती के लिए गुरु गोविंद सिंह का इतिहास पढ़ लो। क्यों? काहे के लिए? पैसे के लिए प्राण दिए थे, जमीन के लिए, धरती मां के लिए। लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, जिस धरती की सुरक्षा के लिए, आज़ादी के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए महापुरुषों ने योगदान दिया, आज की पीढ़ी, आज के लोग उसी संस्कृति को बेच करके पैसा वसूल रहे हैं। ना संस्कृति को धर्म गुरुओं ने बचाया, धर्म गुरुओं ने भी संस्कृति को बेच के पैसा कमाया, नेताओं ने भी संस्कृति को बेच के पैसा कमाया, और हम लोग भी धरती माता की संस्कृति को बेच के पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए। ठीक है ना? नमस्कार। आपके डब्बे हैं? डब्बे नहीं